महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सीरीज में है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। यह टॉपिक हिट है, सिर्फ इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया जो ऑप्शन के साथ में अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन के कारण उस प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो वैसे ही प्रश्नों के हम लोग सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि कंफ्यूजन वाले प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले उष्मा का एक भाग हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें 50 तक के प्रश्नों में जो 5-6 इंपॉर्टेंट था वो देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे। 50 तक में देख लिया था। 50 में प्रश्न एक था कि शीशे को छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो लंबाई तो बढ़ जाता है, लेकिन चौड़ाई में क्या रहता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। देखिए, घटती है बढ़ती है, बहुत सारे लोग तो घटती मार देंगे, लेकिन वो अप्रभावित रहता है। बहुत सारे लोग क्षेत्रफल के बारे में सोचेंगे कि लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आज हम लोग 124 से चर्चा करेंगे। 124 इंपॉर्टेंट है। आइए 124 प्रश्न पे देखते हैं कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ रहता है। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्यों है जो तेज हवा जिस रात में होती है तो ओस नहीं जम पाता है। चारों ऑप्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, उस समय क्या होता है, तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होती है, और इसी तेज होने के कारण क्या होता है, ओस जम नहीं पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण हम लोगों ने देखा था, पहले भी चर्चा हुई है कि वाष्पीकरण जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को, प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो होता है उसमें जो द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं। तो एक प्रश्न भी आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो एक प्रश्न भी आएगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, वो चीज़ को हम लोग समझेंगे। यानी कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो यही होगा जो हम लोग वाष्पन है, वही वाष्पन के नाम में जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो अपेक्षित ऊष्मा होती है वही क्या कहलाती है, जो गुप्त ऊष्मा उसमें होती है वो वाष्पीकरण ही, वही वाष्पीकरण होता है। तो ये प्रश्न भी कभी कभी दे दिया जाता है कि द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वह वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण का हम लोगों ने परिभाषा समझा कि क्या होता है, क्वथनांक से पूर्व यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे पूर्व जो वाष्प में बदल जाता है वही होता है। तो यही होता है। तो और भी मुख्य बातों पर जिससे निर्भर करता है क्या, तो रात मतलब ओस का बनना, जिसमें से क्या होता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा पर भी निर्भर करता है, हवा की आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, और हवा की गति पर भी निर्भर करता है। तो वाष्पीकरण की दर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, आपको पता ही होगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 126 में देखिए, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, विसरण के कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, और एक बाष्पोत्सर्जन है, एक बाष्पीकरण है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन करेंगे, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो होगा वह बाष्पीकरण हो जाएगा। तो बाष्पीकरण क्या था, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले, क्वथनांक से पहले जो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ही उसी को बाष्पीकरण कहा जाता है। तो वाष्पीकरण के लिए हम दो बातों पर निर्भर करेंगे। वाष्पीकरण क्या होता है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। अब क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है और मिट्टी के बाहर जो वातावरण होता है वह गर्म होता है। जैसे ही पानी छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर आती है तो वह क्या हो जाता है, वह वाष्पीकरण कर वह क्या कहता है, ऊपर की ओर चला जाता है। वाष्पीकरण क्यों होता है, क्योंकि बाहर का तापमान अधिक रहता है, और अधिक होने के कारण अब क्या होता है, यह गति करता है। जो जल के अणु होते हैं वह छिद्रों के द्वारा गति कर बाहर आते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, जब कोई गतिज ऊर्जा होता है तो वह गति करने के लिए आवश्यक ऊष्मा लेगा। तो जो पानी के अंदर जो भी जल आप डालिए, नॉर्मल जल डाल दीजिए जो बाहर का है, तो उसमें से जो आवश्यक ऊष्मा होगा वो गति करके वह छिद्रों के द्वारा बाहर आएगा। तो इस गति की ऊर्जा के कारण कुछ ऊष्मा का आवश्यकता हुआ। तो यह ऊष्मा कहाँ से बोली है, वो अंदर के पानी से के कारण अंदर का पानी ठंडा रहा, और बाहर का वातावरण उसे कोई भी इफेक्ट नहीं किया। इसलिए मिट्टी के बर्तन में, सुराही के बर्तन में क्या होता है, वह पानी ठंडा होता है, कारण वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को, जो भी पौधे होता है जब पानी अधिक दे देते हैं तो वह पत्तियों के द्वारा पानी बाहर निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसी वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं पत्ते को कांटे में रूपांतरण कर देते हैं। तो आइए हम लोगों ने समझ लिया कि मिट्टी, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ ठंडा हो जाता हुआ वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण भी हम लोगों ने समझा कि जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न पे, सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 133 में देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण को। अभी हम लोग वाष्पीकरण की भी चर्चा किए थे कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, उबलने से पहले जो वाष्प से द्रव में बदल जाता है। वाष्पीकरण में हम लोग क्या देखा, क्या वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या उबलना जरूरी है, नहीं, वैसी प्रक्रिया है जो क्वथनांक से पूर्व वह द्रव से गैस में बदल जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि सुराही के अंदर, घड़ा के अंदर रखा हुआ पानी गर्मी के दिनों में ठंडा होता है। कारण क्या होता है, वह छिद्रों के द्वारा जब उसके अणु, जल के अणु गति कर बाहर आते हैं तो वह आवश्यक ऊष्मा ले लेते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या होता है वाष्पीकरण की दर, कई कारणों में से एक हम लोगों ने देखा कि जलवाष्प में बदलने
में लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब 1 ग्राम जल होता है वो जलवाष्प में बदलता है तो उसको 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वही वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो द्रव के अणु होते हैं वह छिद्रों के द्वारा बाहर आते हैं, वह जो गतिज ऊर्जा उसमें होता है, वह जो आवश्यक उसमें ऊष्मा होता है जल में, वो उससे लेकर क्या करता है, गति कर वाष्पीकरण के द्वारा वह ऊपर द्रव से गैस में बदल जाता है। और वही जो गति करता है तो अंदर के पानी क्या होता है, वह ठंडा होता है बाहर के तापमान की अपेक्षा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 136 में बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा काफी अच्छा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा हुआ 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग चलेंगे, पर्याप्त होगा। और वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा देखिए दोनों अंतर है, बर्फ का है 8 कैलोरी प्रति ग्राम है और वाष्प की है 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। आ जाइए उष्मा गति का प्रथम नियम देखिए, उष्मा गति का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। उष्मा गति के 3 नियम है, प्रथम पहले शून्यक नियम भी है, प्रथम नियम भी है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नियमों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो वही करा, उष्मा गति का जो नियम है वह ऊर्जा से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि उष्मा गति का नियम क्या है। तो जो उष्मा गति का जो प्रथम नियम अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें कहा गया है कि उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। जो उष्मा ऊर्जा होती है वह संरक्षण नियम का पालन करती है, अर्थात जो होता है उष्मा ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो उष्मा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उष्मा ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। Q बराबर du बटे क्या था, W कार्य। तो वही इसमें कहा गया है। 19वीं शताब्दी के माध्यम से उष्मा गति के 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 19वीं शताब्दी में, जिन्हें प्रथम व द्वितीय नियम कहा गया। और 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे प्रारंभ में 2 अन्य सिद्धांतों को दिया गया, जो उष्मा गति का शून्यमान नियम का लाया और तृतीय नियम का लाया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि वह ऊर्जा संरक्षण के समय जिसमें हम लोगों जिसमें बताया गया है कि उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात ना ही तो उष्मा ऊर्जा का नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 140 में आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति के किस नियम से मिलती है। देखिए एक आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो उष्मा गति का नियम है वो 2 नियम दिया गया। कौन कौन नियम को प्रतिपादन किया गया, एक प्रथम था और एक दूसरा था। लेकिन 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 2 अन्य नियम भी दिया गया, एक शून्यमान नियम और एक तृतीय नियम। तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना है, प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना दी गई है। लेकिन देखिए जो प्रथम उष्मा गति का जो प्रथम नियम है उससे तो मतलब पता नहीं चल पाता है कि आप अगर इसमें उष्मा गति के प्रथम नियम से ये पता नहीं चल पाता वो किस किस और इफेक्ट करती है, उष्मा ऊर्जा को किस रूप में बदला जा सकता है किस तरह से। लेकिन द्वितीय नियम वो स्पष्ट कर देता है कि उसकी गति किस ओर होती है। तो एक देखिए अब 141 में देख लेते हैं हम लोग, रुद्धोष्म क्या है। रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक चेंज। तो ये हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है। आइए इसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी देखा था, यहाँ पे भी चर्चा हुई। आइए थोड़ा सा हमें ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रुद्धोष्म में क्या होता है, वायुमंडल में होने वाले ऐसे ताप परिवर्तन जिनमें ना तो बाहर से उष्मा प्राप्त, जैसे कोई भी मान लेते हैं यहाँ पर ताप है, वायुमंडल में होने वाले ऐसे ताप परिवर्तन जिसमें ना तो बाहर से क्या होता है उष्मा का आदान प्रदान होता है, ना ही बाहर से उष्मा जाता है और ना ही आता है। यानी कि बाहरी वातावरण से उसमें बाहर से उष्मा का आदान प्रदान ना होता है और ना ही उष्मा निकासी होती है, परंतु वायु का ताप घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो यह ऊंचाई और निचाई के कारण। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो वो जो क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया, यानी कि ऊपर जाने पर ये ताप में कमी आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, बाहर से ना तो उष्मा प्राप्त होता है और ना ही उसमें उष्मा की निकासी होती है, उसे ही रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है, ताप अपरिवर्तित रहता है कि उष्मा अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें उष्मा अपरिवर्तित रहता है, यानी बाहर से ना तो उष्मा जाती है और ना ही उष्मा का निकास होता है। यही होता है वायुमंडल में। ऐसे ही ताप परिवर्तन को ही रुद्धोष्म एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। उसी का अपोजिट है समतापीय परिवर्तन, आइसोथर्मल चेंज। इसमें अब क्या होगा, इसमें जैसे ही आइसोमेटिक में जाएंगे समतापीय प्रक्रम में, तो वे प्रक्रम जो स्थिर ताप पर होता है, इसमें ताप स्थिर रहता है, उष्मा का आदान प्रदान होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ज्योग्राफी में भी ये चर्चा हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 152 में अशुद्धियों के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। अशुद्धि मिलाएंगे, कोई भी पानी में नमक ही मिला दीजिए, कोई मिला दे, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप क्या होता है, देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट नहीं है, फ़ारेनहाइट 98.6 होता है। तो फ़ारेनहाइट वाला हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था कि F-32/180 इक्वल टू टेम्परेचर TC/100। तो ये कट गया था, 9 दूनी 18 हो गया था, 20 नमा 18 हो गया था, 20 25 100 हो गया, 9 से कटा था तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। अब 98.6 पॉइंट में 32 गया, अब यहाँ से 5 से कैलकुलेशन हुआ, वह आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट में नहीं हो तब मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार चेंज भी कर सकते हैं, देखिए ऊपर बहुत सारे चीज़ होगा, चेंज कर सकते हैं। तो बस वो फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए किस तरह से टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट में चेंज होता है। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे
प्रश्न संख्या 161 166 में कह रहा है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। कह रहा ताप परिवर्तन, कह रहा बिना किसी ताप परिवर्तन की, कोई भी ताप का परिवर्तन नहीं किया गया है, द्रव से गैस में बदला गया है, तो अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, द्रव से गैस अवस्था में होता है। क्या ताप में कोई परिवर्तन होता है, नहीं परिवर्तन होता है। जैसा क्या देखिए वाष्पीकरण में पसीना का भी वाष्पीकरण हो रहा था जिसके कारण ठंडा महसूस हो रहा था, तो क्या ताप में बिना परिवर्तन के कारण, और लेकिन वही ताप में जब परिवर्तन हो रहा था तब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था, और जब अवस्था परिवर्तन हो रहा था तब क्या हो रहा था, तब अवस्था परिवर्तन के कारण जो ताप उष्मा में था जा वो भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला था, क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन में आवश्यक जो उष्मा उसको मिली थी वो ले रहा था। तो यहाँ पे करा ताप परिवर्तन की किसी पदार्थ के द्रव से गैस में, तो वह वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाता है। यानी वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पन होता है, वो जो उसका जो उस गुप्त उष्मा होता है वही होता है। ताप परिवर्तन की द्रव के गैस से परिवर्तित करने के लिए जो अपेक्षित उष्मा की आवश्यकता होती है वही वो वाष्पन कहलाता है। ताप परिवर्तन इसलिए नहीं होता ना क्योंकि वो क्या होता है, वो द्रव होता है, द्रव से उसको गैस में बदलने के लिए अवस्था परिवर्तन में जो होता है वो ले लेता है, इसमें ताप का परिवर्तन उसे बदलने में चला जाता है। ब्लैक बॉडी किसका विकिरण को अवशोषित करता है, तो ब्लैक बॉडी केवल, अब देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, निम्न तरंग दैर्घ्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य को, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को और सभी तरंग दैर्घ्य को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो ब्लैक बॉडी। लेकिन ये आपका प्रश्न कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर हमें पर्याप्त लग रहा है कि वो सभी तरंग दैर्घ्य को, क्योंकि ब्लैक बॉडी होता है वह निम्न तरंग दैर्घ्य हो चाहे वो, क्योंकि जो काले पदार्थ होते हैं मृग तृष्णा में हम लोगों ने देखा था कि वो सभी क्या करते हैं, किरणों को अवशोषित करती है। तो मेरे अनुसार तो सभी तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि इसका और क्या पर्याप्त आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी आप डाल सकते हैं। 169 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, समझिए। निरपेक्ष आर्द्रता होता है कि प्रति इकाई आयतन में, जो प्रति इकाई मान लेते कोई भाग है, इसके प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक सापेक्ष आर्द्रता भी था जिसकी चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, शायद आगे मिलेगा या फिर पहले ही था, शायद पहले ही होगा। तो निरपेक्ष आर्द्रता को वायु का प्रति घन ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो इसको जो व्यक्त किया जाता है प्रति घन मीटर में, तो प्रति घन मीटर तो यहाँ दिया हुआ है ही है, ये पर्याप्त लग रहा है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। क्या हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में वृद्धि होता है, नहीं, घटता है। तो ये तो नहीं लग रहा। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या वायु में अगर ताप को हम बढ़ाएंगे तो क्या नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, नहीं, नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमने देखा था ना कि जो ओस है या मतलब रात्रि में क्यों नहीं बन पाता है, तो बहुत सारे पे डिपेंड कर रहा था, तापमान पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ताप में बढ़ोतरी जैसे ही होगा वहाँ निम्न दाब बनेगा। ताप में बढ़ोतरी के कारण जो वायु की नमी धारण करने की क्षमता है वो कम ना जाकर थोड़ा बढ़ेगा, जो नमी होगा वो धारण करने की क्षमता। नेक्स्ट, ताप वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है। ये ताप को बढ़ाएंगे तो वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही हमें लग रहा है, जो गलत है वो नहीं खोजना होगा। तो ये बी नंबर, ये जो कथन जो क्या है सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है देना चाहिए। बाकी तो 1 3 सी डी है ही है। बर्फ के बुरादे को पैक क्यों किया था ये आपको पता ही होगा। चलिए ये तो कुछ प्रश्न था। 174 पर हम लोगों ने पसीना शरीर से ठंडा क्यों होता है। देखिए गैसों की दो विशिष्ट उष्मा है ना, गैस के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित होता है, CP - CV बटे R/J होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त है। तो ये हम लोगों ने उष्मा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण सीरीज में मिलते हैं।